वहीं दूसरी तरफ आकाजा तानजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली तानजीरो उसके हमले को डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर हिनोकामी कागुरा की मदद से उसका हाथ भी काट देता है। लेकिन आकाजा भी अपर मून है, वो इंस्टेंटली अपने हाथ को रीजनरेट करता है और तानजीरो पर हमला कर देता है, जिससे तानजीरो बेयरली ही बच पाता है उसके सन ब्रीदिंग फेक रेनबो को यूज करके। लेकिन आकाजा पूरी तरीके से शॉक रह जाता है कि उसके इतने पावरफुल अटैक को न केवल उसने डॉज किया बल्कि उसके चेहरे पर एक कट भी मार दिया। और वहीं खड़ा गियू तानजीरो की इन पावर्स को देखकर शॉक रह जाता है। उसे याद आता है कि तानजीरो कितना ज्यादा कमजोर था जब वो उसे पहली बार मिला था, लेकिन आज जब वो एक अपर मून से फाइट कर रहा है तब गियू ये आसानी से बता सकता है कि वो एक हाशिरा लेवल पे है। फिर आकाजा को रेनगोकू की बातें याद आती है जब रेनगोकू ने अपनी फाइनल फाइट में उससे बोला था कि तानजीरो कमजोर नहीं है, और आज आकाजा भी ये समझ चुका है कि तानजीरो बिल्कुल कमजोर नहीं है। लेकिन जो भी हो, आकाजा अपना ब्लड डीमन आर्ट डेवलपमेंट शुरू कर लेता है और तानजीरो से कहता है कि अब वो सीरियसली फाइट करेगा। तभी गियू वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट को यूज कर लेता है और आकाजा को कंफ्यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। आकाजा इस टेक्निक को देखकर ही पहचान जाता है कि ये तो कोई वाटर हाशिरा है और बताता है कि उसने पिछले 50 सालों में किसी वाटर हाशिरा से फाइट नहीं करी है। ये देखकर आकाजा उसके बहुत ही पावरफुल मूव डिस्ट्रक्टिव डेथ को यूज करता है, लेकिन गियू अपने वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम की मदद से उसे इजीली नलिफाई कर देता है। और यहाँ पर वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को देखकर आकाजा पूरी तरीके से कंफ्यूज था, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और देखता भी कैसे इस फॉर्म को गियू ने खुद इन्वेंट किया है। जिसके बाद तानजीरो आकाजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आकाजा उस हमले को डॉज कर तानजीरो की गर्दन काटने ही वाला था कि तभी गियू आकाजा का हाथ काटकर तानजीरो को बचा लेता है। फिर गियू और तानजीरो दोनों ही साथ में आकाजा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और भले ही पिछले कुछ दिनों में तानजीरो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन अभी भी उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना गियू के पास है। इसीलिए तानजीरो के कंपैरेटिवली गियू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव था आकाजा के अगेंस्ट। और गियू की पावर और एजिलिटी से इम्प्रेस होकर आकाजा उसका नाम पूछता है, जैसा कि वो उसके हर ओपोनेंट के साथ करता है। लेकिन अपना गियू बैडस तरीके से कहता है कि मुझे डीमन से बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी आकाजा गियू के ऊपर फ्लोइंग लाइट फ्लैश अटैक यूज कर देता है और गियू को एक बहुत ही पावरफुल किक मार देता है, जिससे कि गियू कई सारी दीवारें तोड़ते हुए इंफिनिटी कैसल के दूसरे हिस्से में चला जाता है। तानजीरो ये देखते ही घबरा जाता है और चिल्ला पड़ता है गियू-सान, और ये सुनते ही आकाजा कहता है कि अच्छा तो उसका नाम गियू है। फिर आकाजा तानजीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तानजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन। लेकिन आकाजा का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तानजीरो को दीवार में फेंक देता है। फिर आकाजा बोलता है कि तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, जो कि काबिले तारीफ है। जिसके बाद आकाजा रेनगोकू को इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता तो आज वो एक डीमन बन जाता और उसका कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट ही नहीं होता। लेकिन उस बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ थी। और ये सब सुनने के बाद तानजीरो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है, लेकिन आकाजा उससे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं कभी भी अपने ओपोनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मेरा ओपोनेंट कमजोर है तो उसकी बेइज्जती होनी ही चाहिए। यहाँ पर आकाजा कहता है कि उसे कमजोर लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि इस दुनिया से कमजोर खत्म हो जाए। जिस पर तानजीरो कहता है कि जो लोग आज वीक हैं वही तो कल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और तुम खुद भी इन डीमंस की पावर से पहले बहुत ज्यादा कमजोर होगे, जिस वजह से तुमने डीमंस की पावर को एक्सेप्ट किया। और अगर देखा जाए तो ये नेचर का ही लॉ है कि जो भी लोग स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग कमजोरों की मदद करें। और फिर वो कहता है कि कैसे एक न्यू बॉर्न बेबी भी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे भी मार देंगे, क्योंकि वही फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनेगा। जहाँ एक तरफ तानजीरो ये सारी बातें कह रहा था, आकाजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आकाजा को ये बात समझ आ ही नहीं रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि तानजीरो तो एक स्ट्रॉन्ग और वर्दी ओपोनेंट है, तो फिर वो उससे इतना चिढ़ क्यों रहा है। और तभी कोई आकाजा के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है कि वो लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, हर कोई शुरुआत में कमजोर होता है लेकिन बाद में वो सब ताकतवर बन जाते हैं। आकाजा ये सुनकर और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो पीछे खड़े बंदे को पंच कर देता है, लेकिन उसके पीछे तो कोई खड़ा
ही नहीं था और तांजीरो ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अभी अभी उसने हवा में पंच क्यों मारा। फिर अकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो और तांजीरो के ऊपर 1000 फ्लैशेस अटैक यूज कर देता है, जिस अटैक से पूरी जमीन बिखर जाती है। इस अटैक से तांजीरो बेयरली ही बच पाता है और अकाजा की नई पावर्स को देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी अकाजा उस पर एक किक मार देता है जिससे वो नहीं बच पाता है। अब तांजीरो ट्राई कर रहा था कि बस वो अकाजा से थोड़ी दूरी बना कर रखे, क्योंकि अकाजा का एक भी अटैक अगर सही जगह लैंड हो गया तो शायद तांजीरो आगे नहीं लड़ पाएगा। फिर तांजीरो अकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी तांजीरो अकाजा के ऊपर सन ब्रीदिंग सोरिंग फ्लेम हेज यूज कर देता है, जिससे लगभग अकाजा की गर्दन कट ही गई थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कटी थी। अकाजा इस अटैक से काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि फ्लेम हेज अटैक के दौरान उसे तांजीरो की तलवार दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि तांजीरो और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि आज का बैटल बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने कौओ की मदद से तांजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है, जिस लेटर में बेसिकली सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ सीक्रेट लिखा है। लेकिन वो कौआ तांजीरो को वो लेटर दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी तांजीरो की फाइट चल रही थी अकाजा से, और तभी फाइट में अकाजा तांजीरो की तलवार को पकड़ लेता है, ये सोचते हुए कि वो इसे तोड़ देगा, और अगर वो तलवार को तोड़ देता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए तांजीरो घबराहट में उसे एक हेडबट मार देता है, लेकिन इससे अकाजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और बस वो तांजीरो की तलवार तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गियू तोमियो का आ जाता है और अकाजा के हाथ को काटकर तांजीरो की तलवार को बचा लेता है, ये कहते हुए कि अब उसे गुस्सा आ चुका है और अब वो अकाजा से सीरियसली फाइट करेगा, जो देखकर तांजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम एक एपिक फेस ऑफ देखते हैं, जहाँ पर गियू और अकाजा अपने बैटल से पहले एक दूसरे को देख रहे थे। गियू फिर बोलता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब मेरे सामने वाला बिना मतलब के तलवारें घुमाता है लड़ाई करने के लिए, इसलिए मैं ऐसे ओपोनेंट्स को जल्दी से खत्म कर देता हूँ। लेकिन एक तरफ तुम हो जो कि इतने ज्यादा ताकतवर हो कि मैं चाहकर भी उसे नहीं हरा सकता, और शायद पहली बार मैंने किसी इतने ताकतवर ओपोनेंट को फेस किया है, और इसीलिए अब मुझे तुमसे लड़ते हुए मजा आ रहा है। और एक सेकंड के अंदर ही अकाजा समझ जाता है कि गियू के सारे सेंसेस अब पहले से बेहतर हो चुके हैं, उसकी बॉडी का मूवमेंट अब पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। और फिर अकाजा कहता है कि जब मरने या मारने की लड़ाई होती है तभी इंसान की असली पावर्स पता चलती है, और तभी गियू तोमियो का अनलॉक करता है उसके डीमन स्लेयर मार्क को। फिर गियू अपनी पूरी ताकत लगाकर अकाजा के ऊपर हमला करता है, और वहीं दूसरी तरफ से अकाजा भी अपना डिस्ट्रक्टिव किल पंच मार देता है, लेकिन गियू उसे इजीली डॉज कर वापस से हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उसे भी डॉज कर लेता है। अकाजा समझ चुका था कि अब वो गियू के साथ टाइम पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मार्क अनलॉक हो चुका है। और उसकी स्पीड भी अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो गई है। तभी गियू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड, जिससे अकाजा का राइट हैंड कट जाता है, लेकिन अकाजा भी गियू को एक पंच मार देता है। तांजीरो जो कि दूर से इस फाइट को देख रहा था, वो समझ जाता है कि गियू बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ अकाजा भी अब अपनी पावर्स को बढ़ा चुका है, और अब उसकी स्पीड्स और मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो गए हैं, और अगर नहीं भी हुए तब भी स्टेमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतेगा। और घबराने वाली बात तो ये है कि ये फाइनल बैटल है भी नहीं, इसके बाद उन्हें मुजान से भी लड़ना है। तभी तांजीरो को याद आता है कि जब अकाजा रेनगोकू को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, तब अकाजा उसकी बैटल स्पिरिट के बारे में बात कर रहा था, और ऐसा ही कुछ इनोसुके भी उसे बता रहा था। फिर उसे याद आती है इनोसुके और उसके बीच में हुई बातें। इनोसुके उसे बता रहा था कि बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जब भी कोई उसे मारने की नजरों से देखता है या फिर मारने के लिए हमला करता है, तो उसे फील कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमला करने वाला जब मारने के मकसद से हमला करता है, तो अपने आप ही इनोसुके को पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है, और इसी टेक्निक का यूज कर उसे पता चल गया था कि ग्योतारो उस पर हमला करने वाला है।
और इसी टेक्निक का यूज कर उसे पता चल गया था कि ग्योतारो उस पर हमला करने वाला है और अगर कोई उसके ऊपर बिना मारने के मकसद से हमला करेगा तो इनोस्के के लिए उस हमले को फील कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इस बात का वो एक और एग्जाम्पल देता है कि जब बटरफ्लाई मैंशन में वो आराम करते हुए बाहर बैठा था तभी एक बूढ़ी दादी उसके पीछे आकर बैठ जाती है और उनके कुछ देर तक बैठे रहने पर भी इनोस्के को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे कोई बैठा है। और वहीं अगर वो दादी उस पे हमला करने के मकसद से काफी दूर से भी उसे देखती तब भी इनोस्के को पता चल जाता और इससे तांजीरो को एक आइडिया मिल जाता है कि वो अकाजा के अगेंस्ट क्या यूज कर सकता है। फिर प्रेजेंट टाइम में गियो और अकाजा की फाइट के दौरान तांजीरो को अकाजा के ऊपर हमला करने का एक मौका मिलता है और तांजीरो अकाजा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अकाजा उस अटैक को इजीली पकड़ लेता है और तांजीरो के ऊपर हंसते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और उसी पल तांजीरो समझ जाता है कि उसकी गलती कहाँ पर हो रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमें तांजीरो के डैड तांजूरो दिखाई जाते हैं। तांजीरो कहता है कि मेरे डैड हमेशा शांत रहते थे और मैंने कभी भी ना ही उन्हें गुस्सा देखा और ना ही डिप्रेस्ड। उनके मुंह पर हमेशा एक छोटी सी स्माइल रहती थी और उनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। जब तांजीरो बच्चा था तब वो अपने डैड से पूछता है कि जब आप हिनो कामी कागुरा डांस को परफॉर्म करते हैं तब आपके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी तांजीरो ये बात समझता था कि रात भर इस डांस को परफॉर्म करना कोई छोटी बात नहीं है। और ऊपर से तांजीरो के डैड यानी कि तांजीरो उस टाइम तक बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, इसीलिए तांजीरो अपने डैड से पूछता है कि क्या अगले साल वो इस डांस को परफॉर्म कर सकता है, जिस पर उसके डैड इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू बोलते हैं, लेकिन साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि वो हर साल इस डांस को परफॉर्म करते हैं और आज तक वो एक भी बार नहीं थके। इस डांस को एक साथ 10-12 घंटों तक परफॉर्म करना पड़ता है। तांजीरो के डैड बताते हैं कि जब वो जवान थे और उनको ये बीमारी नहीं हुई थी, इतने लंबे टाइम तक डांस कर पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इस डांस में जितने भी फालतू के मूवमेंट्स थे और बिना मतलब के मूवमेंट्स थे उन सभी को तांजीरो के डैड ने हटा दिया और अब वो सही ब्रीदिंग और मूवमेंट्स की वजह से बिना थके कई घंटों तक इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब था कि अगर वो डांस में से सारी अननेसेसरी चीजों को हटा दें और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जिनकी जरूरत है, तब सिर्फ डांस ही नहीं कोई भी काम आप बिना थके कर सकते हो। फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जब उसके डैड की कमजोरी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। तब एक रात तांजीरो के डैड तांजीरो को नींद से उठाते हैं और कहते हैं मेरे साथ पहाड़ों में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर जब तांजीरो के डैड और तांजीरो घर से थोड़ी ही दूर निकलते हैं तब उनका सामना हो जाता है एक बहुत ही बड़े बियर से, जो कि प्रैक्टिकली 2 फीट से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। और तांजीरो इतने बड़े जानवर को देखकर डर जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन तांजीरो के डैड एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस बियर के सामने खड़े थे। तांजीरो के डैड कहते हैं कि इस भालू ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब ये हमारे एरिया में भी घुस चुका है और मैं किसी को भी अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इतने में ही वो भालू गुस्से में तांजीरो के डैड पर हमला कर देता है और इससे पहले वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, तांजीरो के डैड उसका गला मक्खन की तरह काट देते हैं और तांजीरो पेड़ के पीछे खड़ा होकर सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी आखिर हुआ क्या। और क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बचपन से ही नेक्स्ट लेवल पर थी, इसीलिए वो अपने डैड को फील कर पा रहा था कि कैसे उन्होंने उस भालू को काटते हुए एक भी अननेसेसरी मूव का यूज नहीं करा। और जब वो उसे काट रहे थे तब तांजीरो फील कर पा रहा था कि उन्हें मारने का कोई इंटेंशन है ही नहीं। उनके मूवमेंट्स बिल्कुल ही एक पेड़ पौधे की तरह थे, बिल्कुल शांत और स्मूथ। तभी तांजीरो के डैड तांजीरो से पूछते हैं कि क्या तुमने वो देखा, जिस पर तांजीरो कहता है कि उसने सब कुछ देखा और वो भागते हुए उसके डैड को जाकर गले लगा लेता है। फिर वो दोनों ही उस बियर की लाश के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं और उस बियर की आत्मा के लिए प्रे करते हैं और तांजीरो के डैड उससे कहते हैं कि जो तुमने आज सीखा है उसे जीवन भर मत भूलना। और तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर अकाजा ने तांजीरो की तलवार को पकड़ लिया था और उसके ऊपर एक पंच अटैक कर दिया था। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आता तो तांजीरो की मौत हो जाती। लेकिन बस जब वो अटैक तांजीरो को हिट करने ही वाला था तब तांजीरो दूसरी बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पाता है और वो समझ जाता है कि इससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। अब तांजीरो को अकाजा की सारी मसल्स और उसका ब्रेन भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी मूवमेंट प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए तांजीरो इनोस्के की बताई हुई बात और उसके डैड के सिखाई हुई बात दोनों को ही मर्ज कर देता है और बिना बैटल स्पिरिट और बिना मारने की इच्छा से वो अकाजा का सर धड़ से अलग कर देगा।
और बिना बैटल स्पिरिट और बिना मारने की इच्छा से वो अकाजा का सर धड़ से अलग कर देगा। फिर अब हम देखते हैं कि अकाजा अब गियू पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि उसने उसके सारे वाटर ब्रीदिंग के फॉर्म्स अच्छे से समझ लिए हैं और गियू का स्टेमिना भी धीरे धीरे गिरने लगा है। इसीलिए अकाजा डिसाइड करता है कि अब वो गियू को मार देगा और उसके स्टेमिना के खत्म हो जाने की वजह से गियू ज्यादा देर तक बैटल में टिक भी नहीं पाएगा। वहीं तानजीरो इस फाइट को बड़ी गौर से देख रहा था, क्योंकि अब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पा रहा था। लेकिन तभी अकाजा गियू की तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेन कर लिया और मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आया, लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का। और तभी वो गियू के पेट में उसका पंच मार देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इससे पहले अकाजा का पंच गियू को टच कर पाता, तानजीरो उसके हाथ को पूरी तरीके से काट देता है और अकाजा समझ भी नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। हालांकि उसे ये तो समझ में आ गया था कि तानजीरो अब काफी ज्यादा चेंज हो गया है और उसकी प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा अनोइंग है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डिप्लॉय करता है, एंड स्टाइल कियोटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो। और इस अटैक से बचने के लिए गियू डेड काम यूज करता है, लेकिन वो भी इस अटैक के सामने किसी काम का नहीं था और अकाजा गियू को एक दीवार में फेंक देता है। और अकाजा गियू से कहता है कि तुम भी रेनगोकू की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है, तो बेहतर होगा कि तुम उसकी तरह मारे ना जाओ और मेरा ऑफर एक्सेप्ट करके एक डीमन बन जाओ। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि अकाजा को लग रहा था कि उसने अपने अटैक से तानजीरो को मार दिया है और शायद इसीलिए वो तानजीरो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि तानजीरो अकाजा के पीछे खड़ा है और अकाजा को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। गियू मन ही मन में सोचता है कि यही सही टाइम है तानजीरो का अकाजा को मार देने का, क्योंकि अभी अकाजा का ध्यान मेरी तरफ है। लेकिन तभी तानजीरो जोर से चिल्ला देता है, अकाजा मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। अकाजा तानजीरो पर हमला करता है, लेकिन तानजीरो उसे इजीली डॉज कर लेता है। फिर एकदम से अकाजा को रियलाइज होता है कि वो तानजीरो को फील नहीं कर पा रहा है और तानजीरो की बैटल स्पिरिट बिल्कुल ही गायब सी हो गई है, जिससे उसके मूवमेंट का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो गया है। और इससे पहले अकाजा कुछ समझ पाता या सोच पाता, तानजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग सेटिंग सन और एक ही झटके में अकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर गियू बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। ऑफ कोर्स यार, तानजीरो ने अभी अभी एक अपर मून को बीहेड कर दिया है, लेकिन अकाजा का गला कट जाने के बाद भी वो यही सोच रहा था कि आखिर तानजीरो की बैटल स्पिरिट गई कहाँ थी। और आखिरी के कुछ सेकंड्स में जब वो तानजीरो से फाइट कर रहा था, तब उसे लग रहा था कि वो एक प्लांट से फाइट कर रहा है। इन शॉर्ट, तानजीरो के मूवमेंट्स भी उसके डैड की तरह ही काम और स्मूथ हो गए थे और ये फाइटिंग स्टाइल देखकर अकाजा हैरान था।